Hello बच्चों, welcome to the second lecture of refraction of light. Now this chapter is pretty new क्योंकि इसमें refraction का concept हम लोग ने पहली बार समझा है. So let us do a quick revision of what we had done in the last lecture. So हम लोग ने refraction of light के principles देखे थे. सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि light refract क्यों होता है, क्योंकि light जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जब वो पहले वाली मीडियम से दूसरे वाली मीडियम में जा रहा है, जब वो बाउंड्री पे टच होता है तो वहां से इट डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. आइडियली ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाता है. ये कैसे जाता है? इट डिविएट्स. नाउ दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऐसे गया. ठीक है, नाउ this ray bends like this. Now this is the incident ray and this would be the refracted ray, क्योंकि ये refract हो गया ना, bend हो गया. ठीक है, so this is why I will call this a refracted ray. तो ये हमारा refracted ray हो गया. ये क्या है? ये है original path of incident ray. अगर ये यहाँ पे सेकेंड मीडियम नहीं होता तो ये लाइट सीधा सीधा ऐसे जाता था. बिकॉज दिस सेकेंड मीडियम इज देयर, दैट इज व्हाई द लाइट हैज बेंड. नाउ देखो ये बेंड कैसे हुआ है? टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है. तो इसमें से बाय लुकिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम, कैन एनीबॉडी टेल मी लाइक कि मीडियम 1 ज्यादा डेंस है या मीडियम 2 ज्यादा डेंस है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं. दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आपको एक डायग्राम दे दिया रहेगा और पूछेंगे कि टेल मी विच मीडियम इज, मतलब कौन सा मीडियम ज्यादा डेंस है या कौन सा मीडियम लाइटर है या रेयर है. तो कैसे पता चलेगा? तो देखो, फर्स्ट मीडियम से लाइट आया, ओके, फिर सेकंड मीडियम में सीधा नहीं गया, बेंड हो गया. अब ये किस तरफ बेंड हुआ है? दिस हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है. ओरिजिनल पाथ से डिविएट होके ये इस पाथ पे आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया, नॉर्मल की तरफ आ गया, इस तरफ ऐसे, इस तरफ बेंड हुआ. दैट मीन्स लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाता है? जब व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. सो दैट मीन्स मीडियम 2 क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम हो गया. और ये क्या हो गया आपका? रेयरर मीडियम हो गया. ओके, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपको ऐसे ही मीडियम दिया हो, ये लाइट रे दिया है, ऐसे ऐसे जाना चाहिए था. ओके, यहाँ पे आपका नॉर्मल है ये, एंड लाइट रे यहाँ से ऐसे बेंड हो गया. सो दैट मीन्स दिस लाइट रे इज गोइंग अवे, नॉर्मल से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये रेयरर मीडियम हो जाएगा एंड ये डेंसर हो जाएगा. समझना? तो लाइट का पाथ देख के यू कैन टेल वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम और अ रेयरर टू डेंसर मीडियम. ये दोनों एग्जाम्पल से हम लोग को पता चल जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैड लर्न फर्स्ट. सेकंड, हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखा था. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे, the incident ray and the refracted ray both lie on the opposite sides of the normal. एक नॉर्मल के इस साइड पे होगा, दूसरा नॉर्मल के उस साइड पे होगा. ये है. दूसरी बात क्या बोली थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम. ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसका साइन फंक्शन, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम. ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. तो उसका ये एंगल का साइन वैल्यू, दोनों का रेशियो. सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम, ये दोनों का रेशियो विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम लोग ने क्या कहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा था. फिर हम लोग को यह भी पता चला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला can also be written as
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जनरली अगर मैं इसको एयर लेता हूं तो ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब अगर ये दूसरा कोई भी मीडियम है, ठीक है, तो इसको मैं जनरली m लिख सकता हूं। तो इसको, ये सिंबल आईसीएससी वालों के लिए, स्टेट बोर्ड वालों के लिए आपको ये सिंबल है नीटा, राइट, मैंने कहा था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, लेट्स से यहाँ पे 1 और 2 है, ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये 1 2 का मतलब क्या है? देखो, जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रीफिक्स में 1 लिखता हूँ और सफिक्स में 2 लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 1 to 2, मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 ट्रैवल कर रहा है। ये सिर्फ इतना सिंबल पढ़ने से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि लाइट 1 से 2 जा रहा है, ठीक है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रहा है? मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रहा है, ऐसे उल्टा जा रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये नंबर्स देखने से हम लोग को ये पता चलता है कि लाइट कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अभी इसको रीड कैसे करते हैं? तो इसको रीड करने का भी बड़ा आसान तरीका है। तो दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। अगर मैं ऐसा लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये, तो इसको कैसे रीड करेंगे? दिस इज रेड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। अब ये विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कोई भी चीज का बता रहे हो तो उसमें आपको दूसरा मीडियम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास 2 अलग अलग मीडियम्स होंगे, करेक्ट। अगर एक ही मीडियम है तो उसमें तो लाइट स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा, उसमें रिफ्रैक्ट होगा ही नहीं, बेंड ही नहीं होगा, एंड वही बेंडिंग के फिनोमिनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो बेसिकली रिफ्रैक्शन होने के लिए यू हैव टू हैव 2 मीडियम्स। तो वो 2 मीडियम कौन से हैं ये बताना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बात हम लोग मेजरली मीडियम 2 की कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, लेकिन उसके साथ उसका जोड़ीदार कौन सा मीडियम है? वो मीडियम 1 है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी समझ लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो ये मेरा एयर है और ये मेरा वाटर है। तो इसको लाइट देखो कैसे ट्रैवल कर रहा है, एयर से वाटर जा रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। तो इसको पढ़ते कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और सिर्फ इतना लिखने से मैं ये बता सकता हूं कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम एयर टू वाटर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात कर रहा हूं? वाटर का, ओके। और उसका जोड़ीदार कौन है? एयर है। सो नाउ इन दिस केस अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखता हूं। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा ना, एक है साइन आई अपन साइन आर और दूसरा वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या जो भी है वो रेशियो, वो मैं बताऊंगा अभी। तो वो 2 फॉर्मूला है। तो विद इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी मतलब मुझे वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख रहा हूं एंड इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मुझे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है, तो दोनों वेलोसिटीज का रेशियो हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखता हूं फॉर्मूला
अभी यहाँ पे ग्लास हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम चेंज हो सकता है। तो इन जनरल अगर इफ आई वर टू राइट द फॉर्मूला, तो लेट्स से यहाँ पे मीडियम 2 लिखता हूँ, यहाँ पे मीडियम 1 लिखता हूँ, तो लाइट कैसे जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है। तो दिस विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये दोनों का रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का मिल जाएगा। सो देखो, जो फर्स्ट लिखा गया है उसका वेलोसिटी ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे जो मीडियम है तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा उसको आप ऊपर लिखोगे। यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। याद आए, समझाइए। सो सेम चीज देखो, यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है। सो इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज रिटन एज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे जो टर्म है उसका वेलोसिटी पहले, तो लाइट का वेलोसिटी इन मीडियम 1 दैट विल बी इन द न्यूमरेटर, लाइट का वेलोसिटी इन मीडियम 2 दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर। सेम वैसे हुआ, ठीक है। अगर अभी ऐसा हुआ तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टर्म है उस मीडियम का वेलोसिटी न्यूमरेटर में। सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो यहाँ पे है वो डिनोमिनेटर में। ऐसे लिखते हैं इसको। समझ में आया ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रीड कैसे करना है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं, लाइट के ट्रैवल का डायरेक्शन 1 से 2 जा रहा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ओके। एंड इसको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना है तो मैं v1 अपॉन v2 लिख दूंगा, ओके। सो दिस इज अबाउट हाउ वी राइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर और एनी मीडियम फॉर दैट मैटर। अभी ये फॉर्मूला के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो एक दो न्यूमेरिकल्स मैं बताता हूं एग्जाम्पल देने के लिए कि ये कैसे होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला को ध्यान में रख के हम लोग करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया होगा दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. फाइंड the velocity of light in glass if velocity of light in air is 3 into 10 raised to 8 meters per second। आपको ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपको क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते वैसा डेटा भी लिखते जाएंगे। सो इसको मैं डेटा लिख देता हूं यहां पे। ओके, इसका डेटा लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, डेटा क्या दिया है हम लोग को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सॉरी आपके लिए सिंबल ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ऑफ ग्लास दिया है। लेकिन यहां पे कुछ बोला नहीं है कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सिर्फ ऐसे बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अब ऐसे केस में जब आपको सिर्फ एक ही मीडियम का बात बताया हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, विथ रिस्पेक्ट टू विच मीडियम नहीं बोला है, तो इसका मतलब आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो एयर होगा, पहला वाला मीडियम, ठीक है। तो जब पहला वाला मीडियम एयर होगा ना तो यहाँ पे एयर लिखना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते हो, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, इसका मतलब वो एयर ही होगा, ये आपको अज्यूम कर लेना है, ठीक है। सो इट इज गिवन टू यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन टू यू एज 1.5। अभी मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो वो रेशियो का कोई यूनिट नहीं है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पता करना है। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर दिया है
सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। देखो ये वाला जो मीडियम होता है उसको हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। करेक्ट। अभी मुझे पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, Vg पूछा है। ओके, तो Vg को मैं यहां पे भेज दूंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पे भेज दूंगा, तो देखो कैसे हो जाएगा। तो देयरफॉर Vg विल बी इक्वल टू Va अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी वो मेरा आदत है वैसे ही लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मुझे पता है, हाँ पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, हाँ पता है, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ ग्लास मिल जाएगा। तो दैट विल बी 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है, 1.5। तो देखो 1.5 1 जा 1.5 2 जा इज 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो मुझे मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ हो जाएगा। समझ में आया ये? तो फॉर्मूला बेसिकली एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये तीन चीजों में से 1, 2 और 3, ये तीन वेरिएबल में से आपको कोई दो दिए होंगे और एक पूछा होगा। अब काफी बार न्यूमेरिकल्स में ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर देते ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आपको अज्यूम करना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है कि इतना ही होता है लाइट का स्पीड। सो दैट इज व्हाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर नहीं भी दिया है तो आप सीधा ये वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड उसमें का एक मीडियम एयर होना चाहिए, तो उसमें आप अज्यूम कर सकते हो। अगर ग्लास और वाटर के बीच में दिया है तो फिर आप कैसे करोगे, तो फिर उस केस में एयर नहीं आता है काम में, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दोनों भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल जो मुझे बताना था। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक कि हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रियल लाइफ में कहाँ देखने मिलता है। इज इट पॉसिबल कि हम लोग इतना पढ़ रहे रिफ्रैक्शन के बारे में लेकिन डेली में हम लोग को देखने मिलता होगा? तो यस, इट इज 100% ट्रू कि आपको डेली लाइफ में रिफ्रैक्शन के फिनोमिनल्स देखने मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट हम लोग को पता नहीं होते वो कैसे है। सो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप एक कांच का ग्लास अगर रहेगा थोड़ा सा वाइड वाला, तो उसमें ऊपर तक पानी भर दीजिए एंड उसके अंदर एक पेंसिल को टेढ़ा डालिए, अंदर आधा हाफ सबमर्ज कर दो पानी में। तो आपको जब उस ग्लास के अंदर से पेंसिल को देखोगे तो आपको लगेगा कि पेंसिल बेंड हो गया है। सो दैट मीन्स ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका ग्लास है, ऊपर तक पानी भर दिया आपने, अब इसके अंदर आपने एक पेंसिल डाल दी है, ओके तो ये आइडियली ऐसे बाहर से जब देखोगे तो ऐसी स्ट्रेट दिखनी चाहिए, राइट, ऐसी स्ट्रेट। लेकिन आपको जब आप डालोगे तो आपको दिखेगा कि पेंसिल बेंट है, मतलब आपने डाली ऐसे है लेकिन थोड़ी ट्विस्ट हो गई है, बेंड हो गई है, नहीं तो ये आइडियली ऐसे आनी चाहिए थी। दिस पेंसिल शुड हैव बीन लाइक दिस, लेकिन ये थोड़ी बेंड हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जब लाइट आपकी आंखों तक आ रहा है तो तब तक वो बेंड हो चुका रहता है, इसीलिए आपको ये पेंसिल का इमेज बेंड दिखता है। इसके एक और एग्जांपल है, आप एक काम कीजिए, आप एक बकेट ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आप एक कॉइन डाल दीजिए। समझ लो बकेट के अंदर मैंने एक कॉइन डाला है। अब मैं यहां से देखते हुए दूर जाऊंगा, ठीक है, तो समझ लो ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट पे
मुझे कॉइन दिखता है। अब इस पॉइंट से थोड़ा और इधर जाऊंगा ना, लेट्स से यहाँ पे, तो लाइट का यहाँ से देखो कॉइन सब जगह पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ का कोई भी लाइट रे मेरी आंखों तक ये पोजीशन पे नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ द वॉल ऑफ द बकेट। मतलब क्या, यहाँ से जो भी लाइट आ रहा है वो वॉल ये ब्लॉक कर देगा, बकेट का जो वॉल है वो ब्लॉक कर देगा, तो इसलिए मुझे कॉइन नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से थोड़ा आ गया था तो ये पॉइंट पे आता हूँ, तब मुझे कॉइन दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं नोट करता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे जब था तब मुझे कॉइन नहीं दिखा। फिर मैं क्या करूंगा, अपने एक दोस्त को बोलूंगा कि भाई अभी तो एक काम कर, पानी डालते जा। तो ये भाई साहब पानी भरते जाएगा धीरे 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 धीरे, समझ लो आधा आधा भर दिया। जब आधा भर दिया ना तो क्या होता है, तो मुझे सडनली ये पॉइंट पे जहां से मुझे नहीं दिख रहा था उस पॉइंट पे भी मुझे कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि मुझे लगेगा कॉइन थोड़ा ऊपर आ गया, तो अभी अगर कॉइन समझ लो यहाँ पे आ गया, ऐसा लगेगा कॉइन तो अभी भी नीचे ही है लेकिन अपने को लगेगा कि ऊपर आ गया। क्यों पता है, क्योंकि यहां से लाइट जब ऐसे आएगा ना तो मेरी आंखों में आ रहा है, तो मैं सोचूंगा पहले तो मुझे यहाँ पे जब मैं खड़ा था तब तो मुझे कॉइन नहीं दिख रहा था, पानी डालने पे अभी मुझे कॉइन दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि कॉइन थोड़ा ऊपर भी आ गया। तो ये जो हम लोग को लगता है ना कि कोई चीज एकदम ज्यादा ऊपर आ गई है, स्विमिंग पूल में देखो आप जब बाहर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना गहरा है, कि आपको लगेगा एक दो शैलो है, चलो इसमें जंप करते हैं, लेकिन जब उसमें एक्चुअल में कूदोगे तब पता चलेगा भाई ये तो बहुत ज्यादा डीप था। समझ में? सो दैट इज बिकॉज ये कॉइन का जो लाइट है ना, वो लाइट इट इज बेंडिंग, इट इज रिफ्रैक्टिंग एंड देन रीचिंग योर आई, इसीलिए आपको ये कॉइन थोड़ा रेज्ड लगता है। पहले केस में जब पानी नहीं था तो रेज तो आपको ये पॉइंट पे नहीं दिख रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ एडिंग वाटर दिस कॉइन appears to be raised because of refraction of light happening। तो इस लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से आपको दिखता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है वो हम लोग समझते हैं अभी विथ अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा कि हम लोग मूवीज देखते हैं तो उसमें काफी बार ऐसा सीन होता है जहाँ पे हीरो का कोई एकदम क्लोज रिलेटिव मारा जाता है बिकॉज किसी विलन ने उसको मार दिया है। सो शमशान का वो सीन रहता है जब वहां पे वो लाश को एकदम चिता पे रख के एंड उसको जलाया रहता है। तो एक दूसरे साइड पे ऐसा हीरो एकदम ऐसा गुस्से में, लेकिन आंखों में आंसू, लेकिन गुस्से में ऐसे ही चुपचाप खड़ा है, किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। एंड दूसरे साइड से उसका विलन भी आया है उस सीन में देखने के लिए कि हीरो क्या कर रहा है करके। तो हीरो और विलन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट में, बीच में वो लाश जल रही है और एक दूसरे के ऑपोजिट में। तो वैसा जब सीन दिखाते हैं तो हीरो का शक्ल है ना ऐसा धुंधला, ऐसा मूव होता हुआ दिखता है कंटिन्यूसली। वो क्यों होता है? सो लेट अस इमेजिन, अभी आप सोचो कि आप वहां पे हो एंड आपके ऑपोजिट साइड पे वो हीरो है और वो हीरो ऐसा हिलता डुलता है, लेकिन आप साइड से देखोगे तो चुपचाप खड़ा है, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो लगता है वो हिल रहा है कंटिन्यूसली। इज इट ट्रू कि वो हिल रहा है, या उसका इमेज एकदम धुंधला सा एकदम हिला डुला क्यों दिख रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे वो बंदा है हीरो अपना, ओके, यहाँ पे वो उसकी चिता जल रही है लेट्स से, ठीक है, तो यहाँ पे सब फ्लेम्स है। मेरा ड्राइंग बहुत आर्टिस्टिक है तो आप प्लीज बेयर विद मी, ठीक है। यहाँ पे वो लकड़ी का ढेर है पूरा एंड यहाँ पे उसको हम लोग जला रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ है, मरा हुआ पड़ा है, ठीक है, अभी इसको जला रहे हैं। अब आप जब यहां से देखते हो तो क्या कैसा दिखता है? यहां से जो लाइट आ रहा है ना वो स्ट्रेट जा रहा है, राइट? जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दरअसल ये फ्लेम्स की वजह से क्या होता है, जितना एरिया नीचे वो लाश का है ना उसके ऊपर आपने फ्लेम लगा दिया है, पूरा जला रहे हो आप, तो उसके ऊपर बिकॉज ऑफ दैट फ्लेम्स, उसके ऊपर का फ्लेम्स के ऊपर का जो एयर है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दैट फ्लेम, तो वो गर्म हो जाएगा। नाउ व्हेन एयर हीट्स अप इट एक्सपैंड्स, एंड एक्सपैंड हुआ मतलब गर्दी कम हो गया, डेंसिटी कम हो जाएगा, दूर दूर चले गए एयर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द हीट।
तो वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगा, तो वहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गया। तो यहाँ पे एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एंड लाश के बाजू का, ये वाले एयर का और ये वाले एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों सेम हो सकते हैं लेकिन ये थोड़ा कम हो जाता है। सो इट इज एज गुड एज जब लाइट यहां से इस लाश के ऊपर जब ट्रैवल कर रहा है तो लाश के ऊपर का एयर का डेंसिटी अलग हो जाता है। तो दैट इज एज गुड एज कि यहां पे दिस मीडियम हैज अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, मतलब ये एक अलग मीडियम के जैसा बिहेव करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है ना, लाइट यहाँ पे आने के बाद बेंड होता है, तो कभी ऐसे बेंड हो जाएगा, कभी ऐसे बेंड हो जाएगा, कभी ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक जगह पे आप जब खड़े रह के देखते हो ना, तो आपको कभी लाइट इधर से आता हुआ दिखेगा, कभी लाइट इधर से आता हुआ दिखेगा, कभी लाइट इधर से आता हुआ दिखेगा। तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आता हुआ दिखेगा, तो आपको लगेगा कभी ये यहाँ पे खड़ा है, कभी ये यहाँ पे खड़ा है, कभी ये यहाँ पे खड़ा है। तो वो इमेज कंटिन्यूसली मूविंग होता है, होवरिंग होता है, इट्स लाइक मूविंग कंटिन्यूसली। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लेम्स। फ्लेम्स के होने से, बिकॉज ऑफ द फ्लेम्स, द एयर अबव द फ्लेम्स expands and its density reduces. That is why its refractive index reduces. Now the air traveling from a side, मतलब जो side से आ रहा है, when the light travels from a denser air to the air which is above the flames, which is comparatively rarer, so there are two different mediums with two different optical densities. That is why refraction of light happens, and it is because of this refraction of light the image of the person standing from the on the other side of the flames appears to be moving. ये आप कैंप फायर के टाइम पे भी देख सकते हो कि जब रात को हम लोग भट्टी लगाते हैं, छोटी सी कैंप फायर लगाते हैं, एंड कैंप फायर के ऑपोजिट में कोई बंदा बैठा है, तो उसका इमेज आपको ऐसा मूव होता हुआ दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कुछ उसमें साइंस नहीं है, इट इज वेरी बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ अ मिराज। तो मिराज में क्या होता है कि लेट्स से ये सैंड ड्यून्स है, ओके, एंड यहां पे एक कोकोनट का ट्री है, बहुत टाइम बाद कोकोनट का ट्री बना रहा हूँ भूल गया था बचपन में कैसे बनाते थे। सो इमेजिन दिस इज अ कोकोनट ट्री, ओके, एंड यहां से बहुत दूर से एक बंदा देख रहा है इसको, ऑलराइट, एंड उसके ऊपर सन है, ये क्या है? सन है। सो अभी देखो होता क्या है, होता ही है सनराइज के नॉट ड्यूरिंग द सनराइज के धूप में, अभी दोपहर के 12 बजे सिर के ऊपर सन है, बहुत गर्मी है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम या प्रॉपर नून के टाइम पे डेजर्ट का जो सैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ओके, सो दिस सैंड बिकम्स वेरी हॉट। तो अभी सैंड अगर हॉट हो गया तो सैंड के ऊपर जो एयर है, इमीडिएटली जो लेयर ऑफ एयर इसके ऊपर है वो भी गर्म हो जाएगा। इट इज लाइक आप जब किचन में रोटी बना रहे हो तो तवे को आप गर्म करते हो, राइट, तो फ्लेम पे रखा तवे को एंड तवा हीट हो रहा है, तो तवे के ऊपर आप हाथ तो टच मत करना, लेकिन जस्ट ऊपर ऐसा हाथ रख के आप फील करोगे ना, डोंट टच द तवा, नहीं तो जल जाओगे। तवे के ऊपर भी आप हाथ रखोगे थोड़ा सा हल्का, विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट, तो भी आपको हीट फील होगा। क्यों? क्योंकि जब वो पैन गर्म होता है तो पैन के ऊपर, पैन के कांटेक्ट में जो एयर है, अभी पैन गर्म हुआ तो उसके कांटेक्ट में जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो जाता है। तो समझ लो लेट्स से कि इसके ऊपर का एक लेयर ऑफ एयर, ठीक है, मैं ये लेयर की बात कर रहा हूं, ये रेड लाइंस के अंदर का, तो ये जो लेयर ऑफ एयर है यहाँ पे इतने में,
दिस लेयर ऑफ एयर विल बी वेरी हॉट एज कंपेयर टू द इसके ऊपर का एयर। अभी इसके ऊपर का एयर का कैसा होगा, ये वाला एयर, अभी ये इतना ज्यादा हॉट नहीं होगा राइट, लेकिन नीचे वाला एयर ऑब्वियसली ज्यादा हॉट हो जाएगा। तो अभी ये वाला एयर हॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करेगा। नाउ दिस एयर इफ इट एक्सपैंड्स तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, तो मतलब ये जो लेयर है इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब ये एक रेयरर मीडियम बन जाएगा। एंड ये जो उसके ऊपर का एयर है वो कंपैरेटिवली डेंसर होगा। ओके, अब ये हम लोग ने समझ लिया कि ये वाला लेयर थोड़ा एयर का डेंस है एज कंपेयर टू द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द डेजर्ट। अब होगा क्या, अब देखो यहां से ये जो ट्री है, कोकोनट ट्री, वो सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है राइट। तो इसका यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा वो भी देख पाएगा, यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा वो भी देख पाएगा, यहाँ पे भी खड़ा हुआ बंदा देख पाएगा, मतलब सब डायरेक्शन से कोकोनट ट्री तो दिखेगा, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से सब डायरेक्शन में लाइट जा रहा होगा तभी तो दिखेगा, अगर लाइट नहीं जाएगा तो नहीं दिखेगा। सो यहाँ से कुछ लाइट रेज ऐसे भी आ रहे होंगे इन दिस डायरेक्शन, कुछ ऐसे भी आ रहे होंगे, कुछ ऐसे भी आ रहे होंगे, डायरेक्टली उसकी आंखों में जा रहे होंगे। तो अब होता क्या है कि ये जो लाइट रेज जो नीचे की तरफ जाते हैं ना, मतलब अगर कोई यहाँ पे बंदा रहेगा छोटू सा यहाँ पे, तो उसको भी दिखेगा ना एक के सामने कोकोनट ट्री है। तो यहाँ वाला जो लाइट है वो क्या होता है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर रीजन टू अ रेयर मीडियम। देखो ये वाला रेयर है, ये वाला डेंसर है, तो डेंसर से ये रेयर में जाता है। तो होता क्या है, because of the difference in the optical densities of the layers of air above the surface of the hot sand, light rays है ना बेंड होते हैं और ऐसे चले जाते हैं। अब देखो ये लाइट रे दरअसल गया कैसे, और rather just let me clear something। ये लेयर्स को मैं निकाल देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। So now let us understand like this कि ये आपका सरफेस है। अब जो लाइट रेज है दरअसल वो यहां से ऐसे आए थे एंड ये वाला लाइट रेज भी ऐसे आया था राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन एयर डेंसिटीज अबव द सरफेस ऑफ द हॉट डेजर्ट, क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होता है। क्यों, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और ये इस हद तक रिफ्रैक्ट होता है कि पूरा बेंड हो जाता है ऐसे, एंड सीधा जाने के बजाय ऐसा कर्व्ड पाथ लेके ऐसे चला जाता है। तो अब देखो, अभी आपकी आंखों में से जो लाइट है वो सामने से भी आ रहा है एंड दो लाइट रेज ऐसे नीचे से भी आ रहे हैं, करेक्ट, दो लाइट रेज ऐसे नीचे से भी आ रहे हैं। तो अवर ह्यूमन आई अंडरस्टैंड्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखों में लाइट जहां से भी आएगा ना तो अपने को लगेगा ऑब्जेक्ट वहां पे है। लाइट यहां से आ रहा है तो मुझे लगेगा ऑब्जेक्ट वहां पे है। तो अगर लाइट नीचे से आ रहा है तो मुझे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट नीचे है। तो अभी ऑब्जेक्ट नीचे है तो मुझे तो पता है कि ये सैंड है, ठीक है, ये लेयर सैंड है, तो नीचे इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका इमेज नीचे होगा। ये सब नारियल ऐसे ऐसे, सो मुझे ये लगेगा कि ये जो लाइट रेज है दरअसल इसको मैं पीछे के पाथ को ट्रेस करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये लाइट रेज दरअसल नीचे से आ रहा है। देखो जहां से लाइट आएगा ना मैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट देखूंगा उस तरफ। हाँ, यहाँ से लाइट आया मतलब उधर होगा ऑब्जेक्ट, बाद में भले वो इमेज से लाइट आ रहा हो, वी डोंट नो। ओके, तो अब क्या होता है कि जब आंखों में से लाइट नीचे से आता है ना तो मुझे लगता है हाई लाइट पेड़ नीचे भी है। अब मुझे पता है वो पेड़ उल्टा दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या सोचूंगा कि शायद वहां पे कुछ पानी होगा और वो पानी में से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो डेजर्ट में जब लोगों को जब पेड़ दिखते हैं, दूर से जब लोग उसको पेड़ को देखते हैं तो उन लोग को ऐसा लगता है कि वो पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा पानी है, तो चलो हम लोग जाते हैं वहां पे पानी पीने को मिलेगा डेजर्ट में। लेकिन जब एक्चुअली जब वो पेड़ के पास में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई वहां पे पानी है ही नहीं।
सो दैट इज कॉल्ड अ मिराज, ठीक है, जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन आपको दिखता है डेजर्ट में, हेल्यूसिनेशंस होते हैं. तो दैट इज नॉट टेक्निकली अ हेल्यूसिनेशन, बट उसको आप बोल सकते हो कि इट इज अ मिराज, कि वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपको ऐसा फील होता है कि वहां पे डेजर्ट में पानी है, एंड जब वहां पे पहुंचते हो तब पता चलता है पानी नहीं है, ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से लाइट नीचे से आ रहा था, तो हम लोग को लगा कि भाई वहां पे पानी होगा क्योंकि रिफ्लेक्शन दिख रहा है हम लोग को, तो रिफ्लेक्शन पानी से हो सकता है. मिरर तो किसी ने रखा नहीं होगा वहां पे, तो पानी ही लगेगा, तो उसके वजह से यू फील कि यहाँ पे नीचे वाटर होगा, और वाटर के अंदर इस पेड़ का इमेज है, और ये पानी का इमेज, पानी के अंदर जो इसका इमेज बना है उसका इमेज आपको दिख रहा है, तो यू विल फील कि इट इज वाटर. So this is the phenomenon of mirage that we see in the desert. So I'll again explain क्या होता है. डेजर्ट में एक ट्री है, this is the desert surface because of the heat. क्या होता है, डेजर्ट का surface heat up हो जाता है. So the air in just in contact with the surface of the desert sand becomes hot, expands, and the density reduces. Now the layer of the air above that layer will be comparatively denser. वो इतना ज़्यादा hot नहीं होगा. So now when the light emitted by the tree, ठीक है, the light reflected by the tree, ये सनलाइट ही रिफ्लेक्ट करता है, खुद का लाइट तो एमिट नहीं करता. तो the sunlight reflected by the tree travels from a highly denser air to a comparatively less dense air or a rarer air. तो इसके वजह से it experiences refraction. Denser to rarer जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा. So because of this refraction of light, the image of the tree appears to be inverted. ठीक है, तो ये ट्री जो हम लोग को दिख रहा है ना, नीचे उसका एक इन्वर्टेड इमेज भी दिखता है. So this leads us to believe that there is probably water below the tree. But जब वहां पे जाते तो पता चलता है कि नहीं होता है. तो this is because of refraction of light happening. This is called a mirage. अब एक और एग्जाम्पल है, ये तो दिन का बात हो गया. रात को क्या देखने मिलता है? तो रात को बोलेंगे सर हम लोग को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स दिखता है, तो दैट इज राइट. सो इवन ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, तो सर स्टार्स तो ट्विंकल होते ही है, ये तो हम लोग को सबको पता है. तो इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो, तो ऐसा जलबुझ होता है. तो आप सोचो कि सन इज ऑल्सो आवर स्टार, ठीक है, सन हमारा स्टार है इन आवर गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है. सो हमारे सोलर सिस्टम का स्टार जिसको हम लोग सन बोलते हैं, वो थोड़ी ऐसा चमकता है दिन में ऐसा लाइट ऑन ऑफ होता है क्या सन का? नहीं, इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग लाइट. तो जो बाकी के स्टार्स है ना, वो अपने अपने गैलेक्सीज के सन है जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दैट मीन्स इतने ज्यादा आपके पास सन्स है आपके आसपास में. सो नाउ सोचने की बात यह है कि हमारा सन तो चालू बंद नहीं होता, तो वहां के जो सन्स है जिसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं, वो ऐसा क्यों ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है? हमारा स्टार तो ट्विंकल, हमारा सन तो ट्विंकल ट्विंकल नहीं करता भाई. तो उसका रीजन है. सो लेट अस से दिस इज द अर्थ. ओके, यहाँ पे एक बंदा है ना, अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स ऑफ एयर है, करेक्ट? So there are different layers of atmosphere on the sun, on the earth. ठीक है, तो ये अपना मदर अर्थ है, और अर्थ के ऊपर एक बंदा है. अब यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ मैं, ठीक है, अभी स्टार बोला इसलिए मैंने स्टार बनाया. Assume this is a small sun, कोई और गैलेक्सी का एक छोटा सा सन है. अब होता क्या है, यहाँ से जो लाइट आएगा ना, it has to go through different layers of atmosphere of earth. अभी हर एक लेयर का अपना अपना अलग डेंसिटी होता है ऑफ एयर. तो मतलब हर एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का अपना अपना अलग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब देयर विल बी सेवरल डिफरेंट मीडियम्स, तो मतलब रिफ्रैक्शन होगा. अब होता क्या है, अब समझ लो ये पेंसिल का टिप है, ये मार्कर का टिप है मेरा, ये कितना छोटा दिख रहा है. नाउ आई ब्रिंग इट क्लोज टू द कैमरा. आई डोंट नो अभी ये फोकस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. सो नाउ ये आपको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, बट नाउ व्हेन आई गो बैक एंड टेक इट बिहाइंड, अभी ये टिप कितना छोटा दिख रहा है.
तो दिस इज द रीजन कि व्हाई स्टार्स अपीयर लाइक टाइनी टाइनी पॉइंट्स इन द स्काई, ऐसा पॉइंट जो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द लार्ज डिस्टेंस कि इतना बड़ा सन इतना एकदम छोटू पॉइंट ही जितना दिखता है हम लोग को, बिकॉज ऑफ द लार्ज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे होते हैं वो हमारे से, तो इसलिए बहुत छोटू दिखता है। अब होता क्या है कि वो पॉइंट सोर्स के जैसा दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, एकदम छोटू सा पॉइंट। तो समझ लो यहाँ से आ रहा है लाइट, ये पॉइंट सोर्स से। अब क्या होगा, यहां से जो लाइट आ रहा है इट हैज टू बेंड, देखो ऐसे बेंड हो गया एंड यहाँ पे आया। अब ये ऑब्जर्वर की जब आंख में आएगा तब उसको क्या लगेगा, उसकी आंख क्या ट्रेस करेगी कि लाइट यहां से आया, तो मैं उसी पाथ को मैं पीछे स्ट्रेट ट्रेस बैक करूंगा। तो वो भाई साहब इस पाथ को स्ट्रेट पीछे ट्रेस बैक करेगा डॉटेड लाइन बना के। तो उसको क्या लगेगा कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो कि एक स्टार है वो दरअसल यहाँ पे है एक्चुअली यहाँ पे, यहाँ से लाइट बेंड होता होता वो आ रहा है, लेकिन उसको लगेगा कि ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और थोड़ा ऊपर है। इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। वो क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये लाइट रे स्ट्रेट उसकी आंखों में आता है, तो उसी को वो पीछे ट्रेस बैक करता है, स्ट्रेट ट्रेस बैक करेगा, तो उसको यहाँ पे दिखेगा। दैट इज वाई द रियल पोजिशन ऑफ स्टार्स हम लोग को कभी नहीं पता रहता। मतलब हम लोग को उसको जब आप टेलीस्कोप में देखोगे तो आपको स्टार का एपरेंट पोजिशन दिखेगा। यू विल नॉट बी सीइंग दिस, यू विल बी सीइंग द इमेज ऑफ द स्टार। आपको ये साइड में दिख रहा है तो आप टेलीस्कोप इधर लगा के देखोगे तो आपको ये स्टार दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअली इमेज है उसका, एक्चुअली वो यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द स्टार्स अपीयर्स टू बी रेज्ड। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज अर्थ के ऊपर देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, every layer has a different density. So when the light traveling from the star towards the observer on earth reaches the observer's eye, it has to undergo multiple refractions. यहाँ पे ये लेयर से ये लेयर में रिफ्रैक्ट हुआ, ये लेयर से ये लेयर में रिफ्रैक्ट हुआ, वापस ये लेयर से ये लेयर। सबसे ज्यादा डेंस लेयर कौन सा होता है, द लेयर विच इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, उसमें एयर का डेंसिटी सबसे ज्यादा है। फिर ये थोड़ा रेयर होगा, फिर इट इज मोर रेयर, सबसे डेंस ये वाला होगा, सबसे डेंस लेयर ऑफ एयर विच इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जैसे आप अर्थ से ऊपर ऊपर जाओगे एयर का डेंसिटी कम होते जाएगा, एज यू गो हायर अबव द डेंसिटी डिक्रीजेस, एज यू कम डाउन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये जो लाइट है इट हैज टू गो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस बिफोर इट रीचेस द ऑब्जर्वर्स आई, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। सो बिकॉज ऑफ दिस the apparent position of the star appears to be raised. ठीक है, वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो वो away from the normal bend होते जाएगा, it will go on bending away from the normal, and that is why when it finally reaches our eye it appears to us that the star is actually raised. मतलब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा ऊपर अपने को लगता है। अपने को ओरिजिनल पोजीशन पहली बार तो कभी पता ही नहीं चलती, बाद में बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे है, तो मतलब एक्चुअल में उससे थोड़ा नीचे ही होगा। अब ये तो ऊपर, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर क्यों दिखता है वो मैंने बताया। मैंने ट्विंकलिंग का बात अभी तक नहीं किया। सो ट्विंकलिंग का पार्ट अगर समझना है तो सोचो वो पॉइंट सोर्स है। अभी वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से आपकी आंखों में आंख आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ लाइट वहां यहाँ से ऐसे एंटर हुआ, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं देखूंगा तो वहां पे मुझे वो स्टार दिखेगा। अब वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी अर्थ के ऊपर जो एयर है वो कंटिन्यूसली मूव होते रहता है ना, हवा चलते रहती है। सो डिफरेंट डेंसिटीज वाला एयर कभी कभी ऊपर आएगा, कभी लो डेंसिटी वाला एयर आएगा, तो एयर का मूवमेंट की वजह से डेंसिटी चेंज हो जाता है, तो मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होते रहता है। सो अब क्या होगा, कभी लाइट रिफ्रैक्ट होके आंखों में आया तो मुझे दिखेगा, अब थोड़ा हवा चला, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, तो ये जो लाइट मेरी आंखों में आना था ना वो साइड से चला गया। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता वो साइड से जा रहा है, तो अगर जो लाइट मेरी आंखों में आएगा वो मुझे दिखेगा। अगर मेरी आंखों में नहीं आया वो लाइट, यहाँ से ऐसे चले गया, तो जो लाइट मेरी आंखों में नहीं आया वो चीज दिखेगा भी नहीं, तो मतलब मुझे वो स्टार थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। तो मतलब अरे अभी तो दिख रहा था, अभी क्यों बंद हो गया। फिर बाद में वापस से थोड़ा हवा चला और वापस से उसका लाइट मेरी आंखों में आया, तो मुझे वापस से दिखेगा।
सो मतलब स्टार, मैं बोलूंगा स्टार का बत्ती चालू बंद हो रहा है, दैट इज ट्विंकलिंग। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? नो, एक्चुअल में इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग लाइट। सिर्फ उसका लाइट कभी रिफ्रैक्शन के वजह से हमारी आंखों में आता है, कभी रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी आंखों में नहीं आता। जब नहीं आता है तब हम लोग को लगता है वो स्टार गायब हो गया, एंड जब आता है तब हम लोग को लगता है हाँ स्टार वो वहीं पे है। सो दिस ऑन एंड ऑफ जो हम लोग को दिखता है नहीं दिखता, दिखता है नहीं दिखता, इसी चीज को हम लोग ट्विंकलिंग कहते हैं, राइट? सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अकर्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, उसका स्कोप बहुत कम है, मतलब आपकी आंखों में आएगा या तो नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कि सर प्लैनेट्स भी हमारे से काफी दूर हैं, तो प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते? ये भी एक बात है। स्टार्स का तो चलो समझ में आ गया। अब प्लैनेट्स का देखो कैसा है ना, प्लैनेट का खुद का लाइट नहीं होता, दे आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब खुद का लाइट नहीं है। जैसे कि सन के पास खुद का लाइट है, वो अपना लाइट दूसरों में बांटता है, ठीक है। लेकिन अर्थ के पास खुद का लाइट सोर्स नहीं है ना, हम लोग सन का लाइट यूज करते हैं, और सन का लाइट अर्थ के ऊपर जब पड़ता है तब अपने को दिखता है। सो नाउ ये मार्कर पेन क्यों दिख रहा है हम लोग को? क्योंकि ट्यूबलाइट का लाइट इसके ऊपर आ रहा है एंड इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट होके कैमरा में जा रहा है, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी दिस मार्कर पेन इन द वीडियो। अगर ये सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि लाइट अगर रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो आपको वो चीज नहीं दिखेगा। तो ये जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर, तो ब्लैक इज नॉट एक्चुअली अ कलर। ब्लैक कलर एक ऐसा है जो जब लाइट किसी सब्सटेंस पे पड़ता है और वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो पोर्शन आपको नेचुरली जहां से लाइट नहीं आता वो हम लोग को ब्लैक दिखता है। अगर रूम का लाइट बंद कर दो सब काला काला हो जाता है, क्यों? क्योंकि व्हेन देयर इज नो लाइट यू सी ब्लैक कलर। तो ये ब्लैक कलर इज बिकॉज इसने सारा लाइट एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी ये व्हाइट कलर क्यों है? क्योंकि ये सारा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए व्हाइट कलर है। सो दैट इज अबाउट द कलर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लैनेट्स। वो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। प्लैनेट्स का चक्कर क्या होता है? प्लैनेट जो होता है वो दरअसल हमारे काफी पास होता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत बड़ा दिखता है आप लोग को। तो लेट्स से इतना बड़ा है, ओके। अब ये प्लैनेट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट सोर्सेज, ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टार तो एक छोटू सा पॉइंट है, वैसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरे को ये एक बड़ा प्लैनेट बनेगा। अब क्या होगा समझ लो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हर एक पॉइंट जो सनलाइट है ये प्लैनेट के ऊपर आता है, और ये प्लैनेट से वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमको हमारी आंखों में आता है, तो हम लोग को दिखता है वो प्लैनेट है। अगर सनलाइट उसके ऊपर नहीं गिरेगा तो हम लोग को दिखेगा ही नहीं। जो चीज के ऊपर लाइट नहीं आ रहा है वो चीज आपको दिखेगा कैसे? ओके, सो समझ लो इसके ऊपर सनलाइट है, ये पूरा प्लैनेट हम लोग को दिख रहा है। तो इस पूरे प्लैनेट को मैं सिर्फ ये 5 पॉइंट्स के ऊपर से समझाता हूँ कैसे होगा। तो मतलब ये पांचों पॉइंट्स लाइट को सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें कि ये जो ऑब्जर्वर है, समझ लो लाइट ये पॉइंट से आ रहा है, ओके, ये पॉइंट से आया 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 और थोड़ा बेंड हो गया, नीचे आया एंड इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच गया। तो ये ऑब्जर्वर की आंखों में लाइट आया, ओके। अब थोड़ा हवा चला, उसके ऊपर से थोड़ा विंड की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर का डेंसिटी चेंज हो गया। तो क्या होगा, ये पॉइंट से जो लाइट आ रहा था ना, अभी वो ऐसे जा रहा है, इसके बाजू से निकल गया। तो मतलब उसको ये पॉइंट से लाइट नहीं आ रहा है, तो मतलब ये पॉइंट उसको नहीं दिखेगा। लेकिन इस टाइम पे जब ये वाला लाइट रे इधर से जा रहा है ना, तब इधर का लाइट रे इसके पास पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको अभी भी कोई भी एक पॉइंट से लाइट आया मतलब इसको पूरा ऑब्जेक्ट दिखने वाला है। तो भले ये पॉइंट से लाइट नहीं आया, पहले इससे आ रहा था तो इसको दिखा, लेकिन ये पॉइंट से नहीं आया तो मतलब इसको ये पूरा प्लैनेट गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे उसी प्लैनेट के किसी दूसरे पॉइंट से एक लाइट आया जो उसकी आंखों में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद हवा चला तो ये भी पॉइंट का लाइट इसके साइड से चला गया, यहां से चला गया ऐसे। लेकिन उस टाइम पे ये वाले पॉइंट का लाइट इसकी आंखों में आ गया। मतलब ये हो रहा है कि प्लैनेट क्योंकि इतना पास में है ना, तो उसके ऊपर से इतने सारे पॉइंट्स है कि कोई ना कोई पॉइंट का लाइट हमेशा आपकी आंखों में आएगा ही आएगा। इतने सारे पॉइंट्स है कि एक पॉइंट का तो लाइट आपकी आंखों में आएगा ही आएगा। मतलब आपको प्लैनेट दिखना ही दिखना है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि प्लैनेट अभी दिख रहा है और पूरा प्लैनेट गायब हो गया, अरे किधर गया, अरे फिर वापस दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। प्लैनेट्स कैन नॉट ट्विंकल बिकॉज वो बहुत ज्यादा पास में है अपने। और सेकेंड रीजन क्या, उनका खुद का लाइट नहीं है, उनके ऊपर जब सन का लाइट गिरता है तब अपने को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े बहुत इमेजेस भी इस वीडियो में डालूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो उसको आप जरूर देखना। उसमें आपको दिखेगा कि अगर आप अर्थ को देख रहे हो फ्रॉम अ सर्टेन एंगल, तो जितने पोर्शन में सनलाइट है उतने ही पोर्शन का अर्थ दिखता है, बाकी का पोर्शन ऑफ द अर्थ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां पे अंधेरा है, तो वहां से लाइट नहीं आता। स्पेस में जब फोटोग्राफर्स, आई मीन लाइक नॉट फोटोग्राफर्स, एस्ट्रोनॉट्स जब फोटोज लेते हैं उनके सैटेलाइट से या उनके इमेजेस से, उनके पास जो डिवाइसेस होते हैं, तो उनसे काफी सारी चीजें समझ में आती है। जैसे कि एक सैटर्न का फोटो मैंने देखा था, तो सैटर्न का फोटो में सैटर्न का नीचे का पार्ट दिख ही नहीं रहा था, द लोअर हाफ ऑफ द हेमिस्फीयर वो नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज सनलाइट एक पर्टिकुलर एंगल में था कि उसका सिर्फ अपर हेमिस्फीयर ही दिख रहा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सैटर्न आधा नीचे का है, नहीं वो है, बट देन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट पार्ट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सनलाइट। इसीलिए अभी ये प्लैनेट अगर समझ लो पूरा सनलाइट इसके एक सरफेस पे है, तो ये पूरा प्लैनेट अपने को गोल दिखेगा। जैसे कि मून के पूरे हेमिस्फीयर के ऊपर लाइट जब गिरता है तब हम लोग को दिखता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ फुल मून डे। एंड कभी कभी मून का सिर्फ एक छोटा सा क्रेस्ट दिखता है, क्रिसेंट मून जिसको बोलते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि बाकी का पार्ट पूरा वो शैडो में चला जाता है, अर्थ का शैडो उसके ऊपर आ रहा है, तो ब्लैक हो जाता है, तो उसके ऊपर सनलाइट नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए उसका मून का उतना पार्ट दिखता नहीं। इसका मतलब ये क्या है कि मून आधा बनता है, फिर वापस पूरा बन जाता है, फिर वापस आधा हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा प्लैनेट पूरा है, बट जिस पार्ट में अंधेरा है वो पार्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में नहीं आएगी। तो दैट इज द रीजन कि प्लैनेट्स में कोई एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे पॉइंट से आएगा, तीसरे पॉइंट से आएगा। ऐसे यहाँ पे कितने हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी कोई न कोई एक पॉइंट का तो लाइट आपकी आंखों में आएगा ही आएगा। दैट इज व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। समझ में आया ये पार्ट? नेक्स्ट इज अबाउट सनराइज एंड सनसेट। अभी समझ लो ये बात कि दिस इज अवर सन, ओके, और लेट मी जस्ट रीडू दिस डायग्राम। अभी ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो लेट्स से दिस विल बी द होराइजन, ओके, ये होराइजन है अपना। व्हाट इज द होराइजन? जो हम लोग दरिया किनारे जाके देखते हैं ना, तो जहाँ पे पानी और स्काई मीट होता हुआ दिखता है, सो दैट इज द होराइजन फॉर अस। अब सनराइज कब होता है? व्हेन द सन इज अबव द होराइजन। तो सन पहले इतना आता है ऊपर, ओके, फिर थोड़ा ज्यादा ऊपर आता है, फिर थोड़ा ऊपर ज्यादा आ जाता है, एंड फिर बाद में पूरा सन ऊपर आ जाता है। तो जब पूरा सन अबव द होराइजन होता है तब हम लोग बोलते हैं कि इट इज सनराइज, सनराइज हो गया, ठीक है। एंड जब वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा रहता है तब हम लोग बोलते हैं कि सनराइज इज हैपनिंग, सनराइज अभी हो रहा है। सो अभी देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब सन नीचे है, सन इज बिलो द होराइजन, मतलब सनराइज नहीं हुआ, मतलब अभी भी अंधेरा होना चाहिए, राइट। तो होता क्या है, सन जो है वो हर एक डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, करेक्ट। अब सनलाइट जब एक पर्टिकुलर ऐसा लाइट रे जो सन से निकला होगा, तो ऐसे जाके ऐसे गया होगा, बेंड होता हुआ। क्यों बेंड होगा? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो हर एक का डेंसिटी अलग अलग है, सो लाइट विल एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड होगा। तो फाइनली जब वो लाइट रे इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचा है, इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचा है यहाँ पे, तो इस ऑब्जर्वर की आंखों में जब लाइट आएगा यहाँ पे ऐसे, तो वो क्या सोचेगा कि लाइट ऐसे आया है, मतलब द सन शुड बी एग्जैक्टली देयर, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो वो एक ऐसा सोचेगा, एक डॉटेड लाइन पीछे ट्रेस करूंगा अगर मैं, तो उसको क्या लगेगा कि सन थोड़ा ऐसा राइज हो रहा है। उसको क्या लगेगा कि लाइट आया मतलब भाई सनराइज हो गया रहेगा, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसको सन का इमेज वहीं पे दिखेगा। तो उसको सन का लाइट ऐसे आया तो उसको सोचेगा कि वो सन यहाँ पे है, उसको एग्जैक्टली बैकवर्ड ट्रेस करेगा वो,
तो उसको लगेगा सन का इमेज यहाँ पे है, तो मतलब वो बोलेगा सनराइज हो रहा है। फिर ये सन जब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आएगा तब कोई एक लाइट रे ऐसे आया होगा, ऐसे घुसा होगा, तो वो क्या सोचेगा कि सन एक्चुअल में यहाँ पे है एंड सनराइज हो गया। ओके, लेकिन एक्चुअल में तो सन अभी भी होराइजन के नीचे है, लेकिन उस बंदे को लग रहा है कि भाई सनराइज ऊपर, सन ऊपर आ गया तो मतलब सनराइज हो गया। तो ये क्या सही है या गलत है? दैट इज रॉन्ग। इसको जब लगता है ना, दिखता है कि हाँ भाई ये सनराइज हो रहा है, एक्चुअली वो टाइम पे नहीं है, द सन इज एक्चुअली बिलो द होराइजन। तो जब एक्चुअल सन होराइजन के ऊपर आता है तब हम लोग उसको सनराइज बोलते हैं। लेकिन हम लोग को सन भले ही नीचे है, लेकिन हम लोग को उसका इमेज पहले दिख जाता है। सन अभी भी होराइजन के नीचे है तो कोई चांस नहीं आपको दिखेगा, लेकिन उसका इमेज आपको पहले से दिख जाता है, तो मतलब हम लोग को लगता है कि सनराइज हो गया। तो एक्चुअल सनराइज से बहुत जल्दी पहले हो जाता है सनराइज, सो दैट इज कॉल्ड एन एपरेंट सनराइज। एंड एपरेंट सनराइज को हम लोग अर्ली सनराइज भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल सन जो राइज हुआ उससे पहले सनराइज हो गया हमारे लिए, बिकॉज वी सी द इमेज ऑफ द सन। सो दिस इज कॉल्ड एन अर्ली सनराइज। सन सेट होते वक्त भी ऐसा ही होता है। अभी देखो, सन समझ लो नीचे आ गया होराइजन के नीचे, तो मतलब क्या हो गया, सन सेट हो गया। लेकिन ये सन तो अभी भी नीचे जा रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत लाइट रेज बेंड हो के अभी भी ऑब्जर्वर को दिख रही है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि अभी भी सन यहाँ पे है, आधा नीचे चला गया, आधा है, लेकिन एक्चुअली तो पूरा नीचे चला गया है। लेकिन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको ऐसा लगेगा कि सन अभी भी आधा ऊपर है, फिर थोड़ा सा ऊपर है, फिर थोड़ा सा ऊपर है, एंड फिर एकदम नीचे ही चला गया, पूरा सन नीचे चला गया। तो तब तक ये ओरिजिनल सन बहुत नीचे चला गया होता है, तो उसको डीलेड सनसेट बोलते हैं। डीलेड सनसेट मतलब क्या होता है कि सन आपका एक्चुअल में तो सेट हो गया, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी हवे में, अभी भी होराइजन के ऊपर है, दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज वे बिलो द होराइजन। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट रेज अलग अलग एटमॉस्फेयर से होते हुए, बेंड होते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंच जाते हैं। So because of this bending of light, we experience the phenomenon of early sunrise and a delayed sunset. समझ आया? Delayed sunset क्यों होता है? Actual sunset हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग को लग रहा है कि और है, मतलब डिले कर रहे हैं हम लोग सनसेट को। एंड अर्ली सनराइज क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में सन अभी भी होराइजन के नीचे है, लेकिन हम लोग को लगता है कि ऊपर पहुंच गया है, सो दैट मीन्स इट इज एन अर्ली, हमारे लिए सनराइज हो गया, लेकिन एक्चुअल में आना बाकी है, तो इट इज कॉल्ड एन अर्ली सनराइज। So this is about sunrise and sunset. Why does this happen? It is all because of refraction of light happening in the atmosphere. Atmospheric refraction जिसको भी बोलते हैं. Now there is one more thing that I'd like to discuss. There is something called as dispersion of light. Now what is dispersion of light? तो dispersion of light क्या होता है कि कौन सा पेन यही वाला चलो, एक में अगर एक प्रिज्म लेता हूं, ग्लास प्रिज्म, ओके, एंड उसके ऊपर मैं एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता हूं। व्हाइट लाइट मतलब एक सनलाइट ही, सनलाइट को हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ऑल कलर्स कंबाइंड। तो जब ये लाइट रे इस प्रिज्म के ऊपर गिरता है ना, तो क्या होता है मालूम है? यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे लाइट रेज निकलते हैं अलग अलग कलर्स के, एंड वो सारे लाइट रेज ये दूसरे सरफेस पे पहुंचेंगे, फिर वापस वहां से रिफ्रैक्ट होंगे। यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन रखता हूं तो ये स्क्रीन पे मुझे ये सारी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी। ये जब स्क्रीन के ऊपर, ये मेरा स्क्रीन है, इसको जब मैं देखता हूं ना इतने पोर्शन में, तो मुझे अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट दिखते हैं। तो मैं सोचूंगा अरे वाह, प्रिज्म ने इतना सारा लाइट बना दिया, लेकिन एक्चुअली प्रिज्म ने नहीं बनाया है। वो लाइट रेज आपके, वो कलर्स ऑफ लाइट ऑलरेडी आपके लाइट में थे, लेकिन अभी वो स्प्लिट हो गए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ना, तो मुझे ऐसा दिखेगा, VIBGYOR, विबग्योर, जो कि कलर ऑफ द रेनबो है, वो मुझे दिखेगा यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे, सब छोटे 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 डॉट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था और कब कैसे डिस्कवर हुआ, इसका एक छोटा सा कहानी है। तो न्यूटन भैया बहुत छोटे थे
उनको लेंसेज के साथ खेलने को बहुत अच्छा लगता था, तो मम्मी के पास से पॉकेट मनी लेके वो अपना लेंस खरीदते थे उससे। तो एक दिन न्यूटन भाई लेंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड ही वाज इन द मतलब लेंस लेके विंडो में से सनलाइट आ रहा है, ये वो देख रहे सब कर रहे। तो उसको क्या दिखा कि लेंस का जो एज है ना, ऊपर वाला एज और नीचे वाले एजेस पे उसको सनलाइट एकदम रेनबो जैसा दिख रहा था। तो बोलते हैं ऐसा कैसा यार, रेनबो कैसा दिखेगा? तो ऐसा लेंस को साइड में रख के देखा, अरे रेनबो बन गया क्या, बारिश गिरा क्या? नहीं। फिर वापस लेंस लगा के देखा तो वापस उसके एजेस पे से उसको रेनबो दिखता था। तो उसको ये बात समझ में नहीं है, तो वो लेंस वाले के पास गया, बोला यार तेरा लेंस खराब है, इसमें तो ऐसा रेनबो दिखता है। तो लेंस वाला बोलता है क्या बात कर रहे हो? तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पॉलिश करके देता हूँ मस्त एकदम चकाचक। तो पॉलिश करवा के लेके आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो घर पे आके देखता तो वापस वही। तो बोलता है नहीं भैया ये पॉलिशिंग में कुछ मतलब नहीं है, ये नहीं हो रहा है काम, आप बेकार लेंस दिया। तो बोलते हैं कि काम कर लो, आप नया लेंस खरीद लो। तो बोलता है ठीक है। मम्मी के पास जाता है, बोलता है मेरे को नेक्स्ट महीने का पॉकेट मनी एडवांस चाहिए, मेरे को लेंस खरीदना है। तो मम्मी के पास से लेके आता है नया लेंस, पेटी पैक लेके आता है। फिर उसका वो प्रूफ के लिए वो अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाता है और यूट्यूब पे डाल देता है कि ताकि कल उठ के कुछ इस लेंस में प्रॉब्लम हो तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि देख भाई मैंने अनबॉक्सिंग किया, मैंने कुछ छेड़खानी नहीं किया। तो वो बॉक्स को ओपन करता है, लेंस को खोलता है, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करता है। तो देखता है वापस उसको कि लेंस के एजेस पे से उसको रेनबो दिख रहा है। तो दुकान वाले के पास गया, वो मोबाइल लेके गया अपना, देखो भाई मैंने वीडियो भी बनाया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वीडियो में भी देखता है, वो लेंस वाला बोलता है यार ये भी बात सही है यार, मैंने नया लेंस दिया उसमें भी ऐसा, अभी नए लेंस में प्रॉब्लम है तो फिर तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कंपनी से ही ऐसा आ रहा है। तो बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर न्यूटन चुपचाप घर पे आ जाता है। फिर वो सोचता है कि देख लेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने नया नया फ्रेश लेंस मंगवा के लिया था उसने। तो हो सकता है लाइट में कुछ गड़बड़ हो, कि लाइट के अंदर ही ऐसे सब कलर्स दिख रहे हो मुझे, लाइट के अंदर पहले से ये कलर्स प्रेजेंट होंगे। तो उसने क्या किया, उसने लेंस के साथ बहुत सारा खेला, उसने सब बहुत सारा आड़ा टेढ़ा एक्सपेरिमेंट किया, उसको कुछ समझा कुछ नहीं समझा। फिर उसने किया चलो मैं लेंस के साथ तो ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैं एक प्रिज्म भी है सेम ग्लास मटेरियल का, मेरे पास प्रिज्म भी है, चलो प्रिज्म में भी ट्राई करते हैं। अगर ये मटेरियल की वजह से हो रहा है तो ये प्रिज्म में भी होना चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो करके देखते। तो उसने क्या किया, अपने रूम में बड़ा सा पर्दा डाल दिया विंडो के आगे ब्लैक, और पूरे रूम में अंधेरा कर दिया। और उस पर्दे के अंदर उसने अगरबत्ती से छोटा सा एक छेद कर दिया, तो एकदम छोटा सा होल हो गया। अब जब सनलाइट उस पर्दे के ऊपर गिरता है तो सिर्फ वो छोटे से होल में से पास होते हुए रूम में आता है। अब वो सनलाइट के पाथ के आगे उसने वो प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म के ये साइड पे उसने एक स्क्रीन रखा था बिल्कुल ऐसे। तो उसने क्या देखा, जब सनलाइट इस प्रिज्म के ऊपर गिरा तो यहाँ पे स्क्रीन पे उसको पूरा रेनबो का कलर्स दिख गया। तो सोचा उसने कि यार ये कैसे हो गया। तो उसने बोला कि यार ये रेनबो के कलर्स मुझे लेंस में भी दिख रहे हैं, ये मुझे ग्लास प्रिज्म में भी दिख रहे हैं। तो उसने सोचा कि शायद ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट होगा जो मुझे नहीं पता था अभी तक। तो फिर उसने न्यूटन ने सोचा कि हाँ शायद ये हो सकता है, एंड उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा और भी रिसर्च किया। सो दिस वॉज हाउ ही डिस्कवर्ड कि एक सनलाइट से आप पूरा रेनबो भी बना सकते हो, मतलब रेनबो के सारे अलग अलग कलर्स की लाइट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये कैसे होता है। तो देन न्यूटन सेड कि ये सातों कलर्स इस व्हाइट लाइट और सनलाइट भी बोल सकता हूँ, इस सनलाइट के अंदर पहले से थे। फिर जब वो ग्लास प्रिज्म के अंदर गए तो अंदर जाने के बाद हर एक कलर का जो लाइट था उसका स्पीड अलग अलग हो गया। अब रेड कलर का अलग स्पीड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सभी कलर्स ऑफ लाइट का स्पीड ग्लास के अंदर अलग था। एयर के अंदर सबका स्पीड सेम था, इसीलिए उन लोग इकट्ठे चल रहे थे। बट ग्लास प्रिज्म के अंदर जाने के बाद हर एक का स्पीड अलग अलग हो गया। इसके वजह से वो स्प्लिट हो गए, और यहाँ पे स्प्लिट हो के वो अलग अलग डायरेक्शन में दूसरे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुए, एंड फिर वहां से बाहर निकले। तो वहां से जब बाहर निकले तब इंडिविजुअली लाइट आपको अलग अलग दिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट का डिस्पर्शन हो गया, मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में पास होने के बाद जब वो स्प्लिट होता है,
दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये जो अलग अलग हो जाते हैं ना, ये लाइट को, एक लाइट को आपने अलग अलग कलर्स में बांट दिया, इस बांटने के फिनोमिनन को हम लोग dispersion of light कहते हैं। What is dispersion of light? How do you define it? It is defined as when white light is incident on a prism, it separates into its constituent colors. It splits up into its constituent colors. This phenomenon of splitting of white light into its constituent colors is called dispersion of light. तो ये phenomenon को dispersion of light बोला है, and ये सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। अब बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल हम लोग को एक रियल लाइफ फिनोमिनन दिखता है, जो एक्चुअल रेनबो हम लोग देखते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी वो कैसे होता है, तो एक छोटा सा पानी का ड्रॉपलेट मैं बनाता हूं। सो इमेजिन दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट। ओके, अब यहां से व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, व्हाइट लाइट, सनलाइट जो है, तो सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, इंद्रधनुष के 7 कलर्स। ओके, सो नाउ दिस वाटर ड्रॉपलेट विल बिहेव लाइक अ स्मॉल ग्लास प्रिज्म। तो ये ग्लास प्रिज्म के जैसा बिहेव करता है। तो मतलब क्या होगा, जैसे ही व्हाइट लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, ये लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो ये 2 रेस के बीच में बाकी के कलर्स हैं, वो मैं नहीं बना, तो बहुत गंदा हो जाएगा डायग्राम। तो ये क्या होता है, वो यहाँ पे इंसिडेंट हो जाते हैं, फिर ये सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई भी लाइट बाहर नहीं जा पाता, रिफ्लेक्ट हो जाता है अंदर ही। तो ये भाई इधर आ गया, ये भाई सब इधर आ गए। ओके, दिस लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड हियर and this light ray gets reflected here. अभी यहां से दोनों लाइट रेज वापस बाहर निकलेंगे like this. ओके, तो देखो ड्रॉपलेट के अंदर गया था एक सिंगल रे ऑफ व्हाइट लाइट, अंदर जाने के बाद स्प्लिट हो गए, डिस्पर्स हो गए 7 कलर्स में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 कलर्स का लाइट यहाँ पे आया, फिर वो सारे कलर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आए, एंड यहाँ से जब वो बाहर निकलते तब 7 कलर्स इंडिविजुअली बाहर निकले। तो जब यहाँ पे कोई बंदा रहेगा, वो जब देखेगा तो उसकी आंखों में 7 कलर्स आते हुए दिखेंगे। सो 7 कलर्स हम लोग को रेनबो के होते हैं, वो देखा है हम लोग ने। तो दैट इज व्हाई वी फील कि हाँ देखो रेनबो दिख रहा है। तो रेनबो के लिए स्पेशल कंडीशंस क्या होने चाहिए, अगर आपको रेनबो देखना है तो उस टाइम पे धूप में थोड़ी बारिश होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब आप रेनबो को देखना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका जो सन है वो आपके पीछे हो, सनलाइट पीछे होना चाहिए, एंड यू शुड बी फेसिंग नॉट द सन को फेस नहीं करना है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करना है, सन को फेस नहीं करना है। तो अभी देखो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट होगा उसमें ऊपर से सनलाइट आएगा, अंदर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगा, और आपको 7 कलर्स आते हुए दिखेंगे। तो मतलब आपको यहाँ पे रेनबो दिखेगा, सन के ऑपोजिट साइड में रेनबो दिखता है। सन को देखोगे तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा, उसके उल्टे साइड पे दिखता है। ओके, सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ रेनबो। अभी ये होता कैसे है, तो देखो यहाँ पे जब वो लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो इस पॉइंट पे क्या होगा, 2 चीजें हो रही है। यहाँ पे रिफ्रैक्ट तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये एयर है और ये वाटर है, तो एयर से वाटर जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट विल रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या फिनोमिनन हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। ये पॉइंट पे कौन सी 2 फिनोमिनन हो रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन। देखो बेंड भी होगा और स्प्लिट भी होगा, दोनों चीज हो रहा है, स्प्लिट भी हो रहा है और बेंड भी हो रहा है। तो इसीलिए ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन दोनों हो रहा है। यहां पे लाइट रे बाहर नहीं गया, तो मतलब क्या अंदर का अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये पॉइंट पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, तो इट हैज टू बेंड,
तो यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो लाइट जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। मिरर के ऊपर आया, एयर से मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ और वापस एयर में आ गया, तो सेम मीडियम में ही रहा, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गया। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन आपको रेनबो दिखता है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू इंपॉर्टेंट फिनोमेना। ओके, now there is one more small topic which you have to understand about total internal reflection. total internal reflection हम लोग ने अभी अभी देखा, वो जो वाटर ड्रॉपलेट था, तो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से सारे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, एंड यहाँ ये पॉइंट से वापस अंदर पानी के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया लाइट। करेक्ट? तो ये पॉइंट पे क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन हुआ था। इस रिफ्लेक्शन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। अभी समझ लो ये एक पानी का टैंक है, दिस इज वाटर, एंड यहाँ पे वाटर का सरफेस है, उसके ऊपर एयर है। यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट एस रख देता हूं मैं, पानी के अंदर एक बल्ब है जो कि सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा। ओके, सो अभी हर एक डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, तो एक लाइट ऐसे भी जाएगा, एंड जब ऐसे जाएगा तो स्ट्रेट चले जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगा इस कंडीशन में। क्यों? बिकॉज इट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर। अब ये नया कहानी है, नया बात है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, करेक्ट? जैसे कि यहाँ पे दिस इज वाटर, दिस इज एयर, तो दो अलग अलग मीडियम है। तो आप बोलोगे सर आपने ही बोला था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट विल बेंड, लेकिन ये लाइट है तो सीधा चला गया। कैसे? तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। इन दिस केस जब भी यू हैव टू रिमेम्बर कि व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट, देखो ये वाटर था, ये एयर था, लाइट ऐसा टेढ़ा आता था, इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल टू द नॉर्मल, तो रिफ्रैक्शन होता था। करेक्ट? लेकिन ये वाला केस कैसा हो गया पता है, कि लाइट बराबर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है ऐसे, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल इसको ओवरलैप करेगा कि नहीं, इस लाइन को, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो मतलब ओवरलैप हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लाइट रे इट इज ऑब्जर्व कि रिफ्रैक्ट नहीं होता, वो भी एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट ही चले जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं R इज ऑल्सो इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। ये याद रखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, मतलब अगर इंसिडेंट रे सरफेस को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इट विल नॉट रिफ्रैक्ट, इट विल गो स्ट्रेट, बिना डिविएशन के हो जाएगा, सीधा सीधा जो पाथ पकड़ के गया है वही पाथ में। अगर वो कोई भी एक एंगल पे है अदर देन 0 डिग्री, तो रिफ्रैक्शन होना ही होना है। ओके, सो चलो ये रे का समझ में आ गया कि दिस इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 90। गलत, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है, I विल बी इक्वल टू 0। क्यों? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस एक एंगल है, मतलब दो लाइन के बीच में होगा। कौन सी दो लाइन? एक है इंसिडेंट रे और दूसरा नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना। अभी ये पॉइंट पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो भी ऐसा ही आएगा, एंड इंसिडेंट रे भी वही है। तो दोनों अगर ओवरलैप करेंगे, तो दोनों लाइंस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा ना। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0 है, तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये देखो ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जो आपका इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0। तो दैट इज वाई यहाँ पे मैं बोलूंगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंड यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल भी इसके ऊपर ही है, ओवरलैप हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाए।
ओके, सो आई इज नॉट 90, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज. ओके, अब मैं एक और लाइट रे कंसिडर करता हूं जो थोड़ा टेढ़ा जा रहा है. तो ऐसे आया, दिस लाइट रे इज इंसिडेंट हियर. तो ये पॉइंट पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है सबसे पहले नॉर्मल बराबर. तो नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस. तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I1. ओके, अब लाइट जब इंसिडेंट होता है ना तो थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट भी हो जाता है. तो थोड़ा लाइट रे, अभी देखो, इट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. तो इट इज गोइंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम. तो कैसे बेंड होना चाहिए, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये ओरिजिनल पाथ ऐसे लेके तो जा नहीं सकता, इट हैज टू बेंड. तो ये थोड़ा ऐसे चला गया. समझ में आया, दिस बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R1. यस, एंड थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाता है. जितना ये है उतना ही सेम एंगल होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सेम एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा. सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर refracted ray. Now ये सोचना है हमें कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाता हूं. मतलब कोई एक लाइट रे ऐसा होगा जो यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुआ है. तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वापस से मैं नॉर्मल बनाऊंगा. So I will draw a perpendicular at this point. So now this becomes my angle of incidence I2. लाइट का डायरेक्शन ये है. नाउ अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे वो और ज्यादा बेंड हो गया, वो ऑलमोस्ट ऐसे चला गया. ओके, रिफ्रैक्टेड रे मेरा ऐसे चला गया. दिस बिकम्स माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2. ओके, एंड थोड़ा बहुत लाइट रे वापस से रिफ्लेक्ट होता है. अब क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में हो रहा है. ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर एक केस इमेजिन करो कि आपके घर पे एक डाइनिंग टेबल है अगर, एंड वो ग्लास का है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, आपको नीचे भी दिख रहा है. नाउ जब आप डाइनिंग टेबल के सामने एक एंड पे आप बैठे हो तो सामने जो बंदा बैठा है उसका रिफ्लेक्शन आपको ग्लास में दिख रहा है. यस और नो? मतलब क्या हुआ कि सामने वाला बंदा जो आपका ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट निकल के ग्लास सरफेस पे आया. ओके, एंड रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आया. तो सामने वाले बंदे का एक हल्का सा इमेज मेरे को डाइनिंग टेबल के ग्लास के ऊपर भी दिखता है. अब आप एक काम करो, वो ग्लास सरफेस के नीचे बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल के नीचे बैठ जाओ. अब नीचे से देखो वो आपको सामने वाला बंदा दिख रहा है कि नहीं ग्लास के अंदर से? वो भी दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि ग्लास कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसको आप डाइनिंग टेबल के ऊपर देख रहे हो तो भी दिख रहा है, और डाइनिंग टेबल के नीचे, ये आपका डाइनिंग टेबल है समझो, डाइनिंग टेबल के नीचे से आप देख रहे हो तो भी आपके आंखों में लाइट आ रहा है, मतलब वो बंदा दिखेगा आपको. सो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होता है ना, तो दोनों चीज होंगी, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट भी होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा. ओके, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देता हूँ. मजा आ रहा है, और बढ़ाते हैं. चलो, एक और लाइट रे ले लिया जो कि यहाँ पे इंसिडेंट होता है. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ. तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये I3 हो गया मेरा. ठीक है, अब क्या होगा, कभी लाइट रिफ्रैक्टेड रे देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते जा रहे हैं. जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ ना, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ते जा रहे हैं. अब मैंने इतना बढ़ा दिया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया. मतलब क्या, मेरा रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के साथ पैरेलल हो गया, ऐसे जा रहा है मेरा रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द सरफेस. तो
तो ये एक नया स्पेशल फिनोमिनन है, इसीलिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्या बोलूंगा पता है? क्रिटिकल एंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। देखो ये डेंसर है ना, पानी डेंसर है। इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज इन द रेयर मीडियम। तो ये देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो कितना है? R इज इक्वल टू 90 हो गया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में बन रहा है? मीडियम 1 में ना, जो कि एयर है यहाँ पे। करेक्ट? तो एयर में बना। सो आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. It is the angle of incidence in a denser medium for which the angle of refraction is 90 degrees in the rarer medium. ठीक है, ये उसका डेफिनेशन हो जाएगा. Now, अब मेरे में और कीड़े और चूल है, तो क्या करूंगा मैं? और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ. अभी देखता है मेरे को क्या होगा. ठीक है, तो मैं एक और लाइट रे लेता हूँ जो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो जाता है. ओके, एंड दिस इज माय नॉर्मल. तो यहां पे इंसिडेंस हुआ, तो ये एंगल को मैं I4 बोलता हूं. ओके, अब ये वाला जो लाइट रे है, अब देखो इसके पहले वाले लाइट रे पे तो मैंने रिफ्रैक्टेड रे को बेंड करवा करवा के 90 डिग्री पर बना दिया. अब मेरे को और कीड़े, तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया. तो अभी ये रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ना है, तो वो क्या करेगा? और बढ़ेगा. तभी देखो पहले तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस हो गया था, 90 डिग्री है मतलब पैरेलल टू द सरफेस. अभी और बेंड कराऊंगा तो ये पानी के अंदर आ जाएगा. तो क्या होगा? ये लाइट रे ऐसे ही अंदर आ गया एंड कुछ बाहर गया ही नहीं. तो मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रे पानी में से गया सरफेस पे, और सरफेस पे स्ट्राइक होके वापस नीचे चला गया. मतलब ये पानी बाहर गया ही नहीं. आई मीन सॉरी, ये लाइट पानी से बाहर जा ही नहीं पाया. दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनसाइड द वाटर इटसेल्फ. पानी के अंदर ही वापस रिफ्लेक्ट कर दिया. तो मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल हैव टू बी सेम. ये भी I4 ही होगा. क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इट हैज टू फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये कंडीशन में क्या देखा मैंने कि जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना दिया तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. समझ में आया? ये वो लाइट का पूरा लाइट रे सब कुछ अंदर रिफ्लेक्ट हो गया. देखो ये केस में थोड़ा रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा, ये केस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा. वो पूरा लाइट रे इधर चला गया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अंदर. इस केस में पूरा लाइट रे वापस पानी के अंदर आ गया. दिस मीन्स लाइट एक्सपीरियंस टोटल internal reflection. So internal reflection, total internal reflection होने के लिए there are necessarily two conditions. पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है light has to travel from denser to rarer. Second important condition क्या है? Second condition ये है कि angle of incidence has to be greater than critical angle. देखो यहां पे मैंने I4 को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया ना मैंने, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ. जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, देखो यहाँ पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ. थोड़ा रिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ा रिफ्रैक्शन भी हुआ. सारा का सारा लाइट अंदर नहीं आया, थोड़ा बहुत बाहर भी गया. इस केस में भी थोड़ा बहुत लाइट बाहर गया. लेकिन क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा बढ़ाया मैंने, तभी सारा का सारा लाइट अंदर आ गया. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल मतलब सारा लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया. तो इसीलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये क्या है? दो कंडीशंस for total internal
रिफ्लेक्शन। ये दो कंडीशन है। ये क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। मैं लिख देता हूं, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो चीज हो रहा है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। अभी आपको रियल लाइफ में अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। आपके घर पे अगर किसी के घर पे फिश टैंक है तो उसके घर पे चले जाओ आप, और वो बड़ा फिश टैंक होना चाहिए, मतलब लाइक इतना बड़ा फिश टैंक रहेगा ना तो भी चलेगा। सो समझ लो फिश टैंक है, ठीक है, आपके पास एक फिश टैंक है इतना बड़ा, ऑलराइट। अब यहाँ पे पानी भर दिया आपने, ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख लो, ठीक है, एक छोटा सा बल्ब है जो जल रहा है, ओके। एंड आपको क्या करना है ना, आपको फिश टैंक की ये साइड पे रहना है। अब क्या होगा, यहां से जो लाइट आ रहा होगा उसमें से कोई एक लाइट रे ऐसा होगा जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ओके। तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, और ये आई विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एक लाइट रे तो होगा ना। ऐसे देखो, ये सोर्स से बहुत सारे लाइट रेज आ रहे हैं, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर इंसिडेंट हो रहा है, कोई इधर इंसिडेंट हो रहा है, कोई इधर इंसिडेंट हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस बनेंगे, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो कोई एक रे तो ऐसा होगा जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस रखता होगा। तो समझ लो ये आई जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये लाइट रे पूरा का पूरा अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास से वापस एयर आएगा तो थोड़ा सा हल्का सा और बेंड होके आपकी आंखों में आएगा। तो आपको देखने मिलेगा कि पानी का सरफेस आप देख रहे हो, ऊपर पानी तैर रहा है, ठीक है, एंड उस साइड पे जो लाइट है ना वो आपको वहां पे आते हुए रिफ्लेक्ट होके आपको आंखों में आएगा। तो आपको दिखेगा कि वो बल्ब मुझे वहां पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो बल्ब नीचे होगा। जब ये लाइट आपकी आंखों में आएगा ना तो आपकी आंखों को क्या लगेगा कि ये बल्ब एक्चुअली यहाँ पे नहीं, इसी लाइट रे को मैं पीछे ट्रेस करूंगा तो उसको लगेगा कि ये बल्ब यहाँ पे है एक्चुअली, लेकिन ये आपको खोता हुआ दिखेगा। तो देखो, दिस एग्जाम्पल विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप देख सकते हो, अगर किसी के भी घर पे अगर ऐसा रेक्टेंगुलर फिश टैंक है तो उसमें कंफर्म ये चीज देखने मिलेगा। सो दिस इज अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दिस इज अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है सारी चीजें। नेक्स्ट आई विल डू अ स्मॉल लेक्चर विच विल बी मोस्टली फॉर 15 और 20 मिनट्स, जिसमें इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा थोड़े बहुत जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, एंड देन we will wind up this chapter. So till then, please study hard, stay home, stay safe and be happy. Thank you.